बांसवाड़ा में पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस वामपंथियों और शहरी नक्सलियों के चंगुल में फंस गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है वो गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि अगर वे सरकार बनाते हैं तो हर व्यक्ति से संबंधित संपत्ति का सर्वेक्षण किया जाएगा। ये जांच की जाएगी कि हमारी बहनों के पास कितना सोना है, सरकारी कर्मचारियों के पास कितना पैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बहनों के स्वामित्व वाला सोना समान रूप से वितरित किया जाएगा। क्या सरकार को आपकी संपत्ति लेने का अधिकार है? मंगलसूत्र सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है, अनेकों सपनों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं आजादी के बाद से देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आए तो उसने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया। आगे वे क्या कहते हैं सुनिए। कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जानबूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी अपमानित कर रहे थे। और बहनों और भाइयों, तो देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे। उसी में प्रावधानों में जोड़ा था धारा 370 का।
भारत के मूल संविधान में नहीं, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया और उसी के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आंदोलन चलाना पड़ा था। तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए, और इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी और कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, 65 वर्ष तक कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। अंततः जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और आज कश्मीर विकास और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बना। भारत गठबंधन के नेताओं की एक रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, वे 500 से 400 सीटें कहते रहते हैं, लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी मजबूत है कि चाहे वो पीएम मोदी हो या कोई भी, भाजपा के लोग हमारी शक्ति को नहीं तोड़ सकते। हम उतने मजबूत हैं कि वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने पर भी हमें डर नहीं लगेगा। 500, 400 बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते, इतने मजबूत हम हैं। डरा रहे हो, हेमंत को जेल में डालकर डराने से डरने वाले लोग नहीं। बिहार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, पीएम मोदी ने परिवारवाद का सफाया करने का काम किया है। पीएम मोदी ने जातिवाद तुष्टीकरण को भी नष्ट कर दिया और हर नागरिक के उत्थान के लिए काम किया। पीएम मोदी ने गरीब लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। आज लालू यादव और कांग्रेस पार्टी मिलकर भाजपा और जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी को लालू राबड़ी सरकार याद है, बिहार को जंगल राज में बदल दिया गया था। आज वह लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों का विरोध किया, काका साहेब कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को भी दबा दिया और मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया। मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने सालों से एक कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटती थी। एक 10 ही साल में मोदी जी ने 80 करोड़ से ज्यादा देश की जनता को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम किया और 14 करोड़ से ज्यादा गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल देने का काम किया है। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। भाई और बहनों, आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को
लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कहते हैं, लोग सबूत हैं कि जब भी हमें इस क्षेत्र में खतरा महसूस हुआ, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन ये बार बार उपेक्षित रहा। हम सीटों के लिए इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं हुए हैं। एक गठबंधन में सीटों को एक सूत्र के आधार पर साझा किया जाता है। हमने भारत गठबंधन से 2019 में हारी 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा। ये भाजपा की रणनीति है। वे अपनी बी और सी टीमों को सामने ला रहे हैं और श्रीनगर में बार बार बैठकें कर रहे हैं। जब भाजपा नेतृत्व अपनी बैठकों के लिए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित करता है, तो ये स्पष्ट है कि पीसी भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहा है। भाजपा राज्य में चुनाव परिणाम बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग हमारे और भारत के साथ खड़े हैं। लोग यहाँ गवाह हैं। जब कभी खासकर 2014 के नतीजों के बाद हमें यहाँ हालात जो है उनमें खतरा नजर आया, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बार बार जो है उस दोस्ती के हाथ को ठुकराया गया। 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2024 में हम लोग जो हैं, हम इंडिया ब्लॉक में सीटों के लालच से नहीं आए। अलायंस में जो है जब सीटों का बंटवारा होता है तो एक फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया जाता है। डीडीसी के लिए जो है 2014 के असेंबली इलेक्शन को जो है सीट शेयरिंग की बुनियाद बनाई गई। जाहिर सी बात है 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन का जो सीट शेयरिंग होगा वो 2019 के पार्लिमानी नतीजों के बुनियाद पे होगा। 2019 में हम 3 सीटों पे जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां उम्मीदवार खड़े किए। 3 सीटों पे जहां हम हार गए थे, वहां पे हमने इंडिया अलायंस से कहा था कि आप जो है इन सीटों का फैसला कर लो। फैसला हो गया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है ना? स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उठाए, इसमें कैसे? बिल्कुल सही बात है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, वो अपने बी टीम सी टीम को आगे ला रहे हैं और बार बार श्रीनगर में इन लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। आखिरकार जब चुग साहब दिल्ली से आते हैं और श्रीनगर में मीटिंग करते हैं और वहां पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर को जो है उसको बुलाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। निशाना जब होम मिनिस्टर साहब का होता है वो इंडिया ब्लॉक पे होता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है, हमें हराने की कोशिश की जाती है। आज भी आप देखें मुख्तलिफ तरीकों से जो है यहाँ पे इलेक्शन का जो है वो रिजल्ट जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ जो है हमारे साथ होगा। लोगों के वोट जो है वो इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हासिल होगा और तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी। अनुचित संख्याओं का हवाला क्यों दे रहे हैं? क्या ये है कि कांग्रेस देश से यह उम्मीद करती है कि अगर वे कभी सत्ता में आते हैं तो वे वादे पूरे करेंगे? चुनाव आयोग सार्वजनिक मंच के इस दुरुपयोग को भी कैसे अनुमति दे रहा है? चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए राहुल गांधी को पैसा कहां से मिलेगा? सुनिए राहुल गांधी को कैसे जनता को मूर्ख बना रहे, जैसे कर्नाटक में बनाया कांग्रेस ने। सबसे पहले महालक्ष्मी योजना में आपका फायदा होगा। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया आएगा।
मगर हम बात वहां नहीं रोकेंगे। मनरेगा का आज कितना पैसा बनता है, कितना है रेट, कितना है मनरेगा, कितना है मनरेगा का? 200, चुनाव के बाद 400। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को क्या रेट मिलता है, कितना? उसे डबल कर दो, दुगना कर दो उसे। आजाद पार्टी DPAP के प्रमुख गुलाम नबी आजाद कहते हैं, हमारा एजेंडा विकास का है, स्कूल कॉलेज, मजदूरी खत्म करना, बेरोजगारी को खत्म करना। हमारा काम मतभेदों को कम करना है। सुनिए वे आगे क्या कहते हैं। डिलिमिटेशन करते हुए चौधरी के बयान को किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और जो बीजेपी को एक ही तरह अपनी अपनी सोच। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जो है आपस में कमरे फाड़ते रहते हैं, इस पर आपकी रिएक्शन? कहने में मैंने कहा हमें किसी के खिलाफ नहीं, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का, हमारा एजेंडा मेरा कोई एजेंडा नहीं, हमारे से किसी को नहीं, हमारा वही है डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, स्कूल कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी, सरकारी लोन खत्म करना, बेरोजगारी तोड़ खत्म करना, हमारे जम्मू और कश्मीर के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में, पहाड़ी और कश्मीर के बीच में, गुजर और बकरवाल कश्मीर के बीच में हमारा काम है दूरियां कम करना, हमारी दीवारें गिरा देना जो आर्जी है नफरत की। बाकी एनसीपी के इंडिविजुअल को जो कहना है वो उनको, मैं इसमें कुछ नहीं कहता। इंडिया अलायंस जाने, आईएमडी दिल्ली नरेश कुमार कहते हैं, पूर्वी भारत में इस समय हीट वेव की स्थिति बनी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में कुछ राज्यों में हीट वेव जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में हमने एक रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि हीट वेव से गंभीर हीट वेव वहां प्रचलित है। तापमान सामान्य से 6.5 से 4 डिग्री अधिक है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक होता है। कल से हम भविष्यवाणी करते हैं कि तापमान में थोड़ी गिरावट होगी और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट 4 दिनों के लिए दिया गया है। इस समय जो हीट वेव प्रिवेल कर रही है वो ईस्ट इंडिया में है और हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 4-5 दिनों में वहां कुछ न कुछ राज्यों में हीट वेव चलता रहेगा। और चलिए अब स्पेसिफिकली बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में आज के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। उसका कारण क्या है कि वहां हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रहा है। मेन जो टेम्परेचर सामान्य से है, कुछ हिस्सों में 6.5 डिग्री से भी ज्यादा है और कुछ हिस्सों में 4.5 डिग्री में, तो उसके लिए आज हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वहां पे वार्म नाइट भी है, टेम्परेचर्स भी जो मिनिमम टेम्परेचर भी हैं वो भी सामान्य से ज्यादा है। इसके लिए आज हमने वहां रेड अलर्ट दे रखा है और कल से हमारा अनुमान है कि वहां टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है और उसके बाद आने वाले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के लिए भी हमने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है और उसके बाद हमारा अनुमान है कि टेम्परेचर में वहां थोड़ी गिरावट आ सकती है और उसके बाद डे 5 मीन 2 दिनों का ब्रेक के बाद फिर वहां पे हीट वेव कंडीशन दोबारा से उड़ीसा में आ सकती है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करने का अनुमान है और इसके लिए हमने 5 दिन ही ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये है कि वहां हीट वेव भी है, उसके साथ जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, मीन रात और सुबह के टेम्परेचर हैं, वो भी सामान्य से ज्यादा है और झारखंड में भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है हीट वेव का। और अगर आप साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, वहां ऐसा हीट वेव सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन वहां पे हमारा जो वार्निंग है हॉट एंड ह्यूमिड का है। मीन मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा है और उसके साथ जो ह्यूमिडिटी है वो भी हायर साइड है, नॉर्मल से ज्यादा है, जिसके कारण लोग वहां डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली केरला, तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए आने वाले 4-5 दिनों के लिए हमने वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग जेलो अलर्ट में वार्निंग दे रखा है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो जहां पे कंटिन्यूस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण प्रभाव से टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है। अभी 40 भी बड़ी मुश्किल से 1-2 स्टेशन ही हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से नीचे है। और हमारा अनुमान ये है कि अभी जैसे थोड़ा धूप निकलेगी वहां पे टेम्परेचर स्लोली 2 से 3 डिग्री बढ़ सकते हैं। ऐसा अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहीं पे भी हीट वेव प्रिवेल होने की कोई उम्मीद नहीं आने वाले 4-5 दिनों में। अगर आप
मोस्ट जो जोन जो है जिसके लिए हमने अलर्ट दे रखा है वो इस समय ईस्ट इंडिया है हीट वेव के लिए स्पेसिफिकली। अगर हम अभी रेनफॉल एक्टिविटी की बात करें तो रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चल रही है। उसके लिए हमारा अनुमान है कि अरुणाचल में आने वाले 5 दिनों में हैवी रेनफॉल रहेगा। असम मेघालय में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने की उम्मीद है, वहां आने वाले 2 दिनों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ ही वेस्टर्न हिमालय रीजन में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज अफेक्ट कर रहे हैं, उसके कारण लाइट मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हमारा जहां पे भी वेस्टर्न हिमालय रीजन में भी आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत होता रहेगा। इसके अलावा अगर आप साउथ पेनिनसुलर की बात करें वहां पे भी ड्यू टू विंड डिसकंटिन्यूटी या ट्रफ के कारण वहां पे भी लाइट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की उम्मीद है। अगर दिल्ली की बात करें तो किस तरह का टेंपरेचर आने वाले दिन में गर्मी बढ़ती जा रही है? देखिए, अगर दिल्ली की एनसीआर की बात करें हमारा अनुमान जो है कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में टेम्परेचर 38 डिग्री के पास ही रहने का अनुमान है। इसके बाद 1-2 डिग्री स्लोली बढ़ सकते हैं और इसके साथ कल हल्का फुल्का जो कहीं पे लाइट रेन ड्रिजल होने का भी पॉसिबिलिटी है। कंपेयर करें लास्ट ईयर में जो टेंपरेचर था हाईएस्ट 42.9 था, इस बार कितनी उम्मीदें जानेंगी? देखिए, अभी जैसे हम वॉच कर रहे हैं इस समय, अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करें तो टेम्परेचर अभी 45 डिग्री 1-2 स्टेशन पे पहुंचा है। तो दैट वी कैन नॉट कैल स्पेसिफिकली कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे बताएंगे ही, लेकिन अभी आने वाले 4-5 दिनों की बात करें तो स्पेसिफिकली जो टेम्परेचर्स हैं वो 45 डिग्री ईस्ट इंडिया में पहुंच सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो मैक्सिमम 40 के पास या 41 डिग्री 42 डिग्री से ज्यादा रहने की कोई उम्मीद नहीं। वरिष्ठ वैज्ञानिक IMD दिल्ली नरेश कुमार कहते हैं, दिल्ली में हमारा अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके बाद ये धीरे धीरे 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है और इसके साथ कल हल्की बारिश की संभावना है। वर्तमान में यदि आप पूर्वी भारत के बारे में बात करते हैं तो 1 से 2 स्टेशनों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अगले 4 से 5 दिनों में तापमान पूर्वी भारत में 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में इसके 40 या 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, अगर दिल्ली की एनसीआर की बात करें हमारा अनुमान जो है कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में टेम्परेचर 38 डिग्री के पास ही रहने का अनुमान है। इसके बाद 1-2 डिग्री स्लोली बढ़ सकते हैं और इसके साथ कल हल्का फुल्का जो कहीं पे लाइट रेन ड्रिजल होने का भी पॉसिबिलिटी है। कंपेयर करें लास्ट ईयर में जो टेंपरेचर था हाईएस्ट 42.9 था, इस बार कितनी उम्मीदें जानेंगी? देखिए, अभी जैसे हम वॉच कर रहे हैं इस समय, अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करें तो टेम्परेचर अभी 45 डिग्री 1-2 स्टेशन पे पहुंचा है। तो दैट वी कैन नॉट कैल स्पेसिफिकली कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे बताएंगे ही, लेकिन अभी आने वाले 4-5 दिनों की बात करें तो स्पेसिफिकली जो टेम्परेचर्स हैं वो 45 डिग्री ईस्ट इंडिया में पहुंच सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो मैक्सिमम 40 के पास या 41 डिग्री 42 डिग्री। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।